नमस्कार भैया बहनों। ग्राम श्री कविता के पहले वीडियो में हमने कविता का वाचन किया था, कवि के विषय में जाना था, साथ ही साथ कविता के सौंदर्य के विषय में भी कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग कविता का भावार्थ और साथ ही साथ शब्दार्थ भी जानेंगे। पहली पंक्ति है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो कवि ने यहाँ गांव के सौंदर्य का वर्णन किया है। गांव का सौंदर्य अत्यंत ही मनोरम है। खेतों में चारों तरफ मखमली हरियाली फैली हुई है और उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास का वातावरण चमक उठता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि चांदी की कोई चमकदार जाली बिछी हुई है। जो हरे हरे फसल हैं उनके नाजुक तना पर जब सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ता है तो उनके अंदर दौड़ता हुआ हरा रंग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जब हमारी दृष्टि आसमान पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो आकाश चारों ओर से झुककर हरियाली का रक्षक बना हुआ है। तो इस तरह यहाँ गांव में फैली हरियाली, और चूँकि हरियाली वो दिखने में मखमल के समान चिकना है तो दूर से दिखने पर ऐसा लगता है जैसे मखमल की हरियाली बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश का सौंदर्य भी निराला लगता है। तो यह दृश्य अत्यंत ही मनमोहक है। दूसरी पंक्ति है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकरनियां है शोभाशाली। यहाँ कवि ने रोमांच का अर्थ होता है रोए खड़े हो जाना। तो ये बसंत ऋतु का वर्णन है। इस समय जौ गेहूं की फसल पककर सुनहरे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जौ और गेहूं की फसल जब पक जाते हैं तो उसमें रोए के समान निकलते हैं। तो ऐसा लगता है कि धरती जो है वो रोमांचित हो गई है। अरहर और सनई की बालियां जो होती हैं वो सुनहरी होती हैं और हवा के झोंके से वे बजने लगती हैं। तो ऐसा लगता है कि धरती ने कटिबंध करते हैं, किंकरनिया को कटिबंध करते हैं और ये कमर में पहनने वाला आभूषण है जो चलने पर बजता है। दूसरी तरफ इस समय हम देखते हैं कि बसंत ऋतु में खेतों में सरसों की फसल भी दिखाई पड़ती है जिसका रंग पीला पीला होता है। और चूंकि सरसों तिलहन है तो कवि ने कहा है कि भीनी यानी मीठी खुशबू, तैलाक्त गंध जो है वो सरसों की फैल रही है। इसी समय अरहर, तीसी, चना का फसल भी खेतों में दिखाई पड़ता है। तो कवि ने यहाँ तीसी की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि चारों तरफ हरियाली है और उसमें तीसी का नीला फूल जब हवा के झोंके से हिलता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तीसी झांक रही हो, अर्थात तीसी को एक चंचल युवती के रूप में दर्शाया गया है। आगे जो है मटर के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। बसंत में मटर का फसल भी होता है तो उस मटर का फूल जो होता है गुलाबी सुंदर लगता है और मटर लड़ी में होती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सखियां जो है खड़ी होकर हंस रही हैं और वो लड़ी के समान होता है। मटर के अंदर बीज होते हैं जो लड़ी में होते हैं। तो मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। छिमिया फलियां को कहते हैं, यानी मटर को देशज भाषा में छीमी भी कहीं कहा जाता है। तो यह सारा दृश्य जो होता है वो बड़ा ही आनंददायी होता है। ऐसा लगता है कि जैसे नजर हमारी हट नहीं रही है। आगे की पंक्ति है, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। यहाँ फूलों पर मंडराते हुए तितलियों के सौंदर्य का वर्णन हुआ है।
भांति भांति के फूल बसंत ऋतु में दिखाई पड़ते हैं और उन फूलों पर भांति भांति की तितलियां भी मंडराती हैं। तितली एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती है। तो कवि ने ये कल्पना प्रस्तुत की है, तितलियां भी भांति भांति की हैं और फूल भी भांति भांति की हैं। तो यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे स्वयं फूल उड़कर ही एक डाल से, वृंत का अर्थ होता है डाल, एक डाल से ही दूसरे डाल पर जा रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, झड़ रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। इसमें आम का नजारा भी देखने को मिलता है। आम के वृक्ष पर मंजर लग जाते हैं। जब मंजर चांदी के समान उजला होता है, लेकिन जब ये और बड़ा होते जाता है अर्थात समय बीतता जाता है तो ये सुनहरा हो जाता है, यानी टिकोला लगने के पूर्व मंजर का रंग सुनहरा हो जाता है। तो ये बड़ा ही आनंददायी होता है। पतझड़ का मौसम है तो पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं, ढाक के पत्ते झड़ रहे हैं और बगीचों में कोयल जो है वो बोलने लगती है। उसकी मधुर ध्वनि जो है वो वातावरण को संगीतमय बना देती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आरू नींबू दारिम, आलू गोभी बैगन मिली। यहाँ फलों और सब्जियों का वर्णन कवि ने किया है। कटहल महकने लगते हैं, मुकुलित का अर्थ होता है खिलना, कलित जामुन भी लग जाते हैं, झरबेरी जंगल का एक जंगली फल है वो झूलने लगता है, आड़ू नींबू दारिम अनार दिखाई पड़ते हैं। इसी मौसम में आलू गोभी बैगन मूली इनकी भी फसलें भी दिखाई पड़ती हैं। यानी फल और सब्जियों से वातावरण जो होता है वो सुशोभित हो जाता है। आगे भी फलों और सब्जियों का ही वर्णन कवि ने किया है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, यानी अमरूद जब पीले पीले पक जाते हैं तो उसमें लाल लाल चितियाँ दिखाई पड़ती हैं। बेर जो है वो पककर सुनहरा हो जाता है। आंवली कहते हैं इमली को, तो उससे डाली पेड़ों की डाली जो है वो सज जाती है। लहलह पालक महमह धनिया, यानी पालक जब हवा के झोंके से खेतों में लहलाने लगता है तो दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। महकना से महमह शब्द का निर्माण हुआ है, तो धनिया जो है, धनिया से वातावरण सुगंधित हो जाता है। लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। लौकी सेम ये फैलने वाले फसल हैं जो खेतों में फैल जाते हैं। टमाटर लाल दिखाई पड़ता है और मिर्चों की थैली, यानी मिर्चा जब बड़ा होता है तो थैली के समान हो जाता है। तो यह दृश्य बड़ा ही मन भावन होता है। आगे की पंक्ति है, गंजी को मार गया पाला, अरहर के फूलों को झुलसा, हाका करती दिन भर बंदर, अब मालिन की लड़की तुलसा। यहाँ कवि ने गंजी कहते हैं शकरकंद को, यानी शकरकंद चूँकि इस समय बसंत का है, हल्का हल्का ठंडा भी पड़ता है, तो पाला मार गया है और अरहर के फूल भी हैं वो झुलस गए हैं, यानी पकने के क्रम में हैं। और मालिन की लड़की तुलसी जो है वो दिन भर बंदर को हाँका करती है। तो इस तरह इन पूरी कविताओं में गांव की सुंदरता का वर्णन करने के क्रम में कवि ने हरियाली का वर्णन किया है। गेहूँ, जौ, सरसों, तीसी, मटर, फलों में आम, अमरूद, जामुन, कटहल, झरबेरी, अनार, नींबू इत्यादि का वर्णन किया है। सब्जियों में आलू, गोभी, बैगन, मूली, शकरकंद, पालक, धनिया, टमाटर और मिर्च का वर्णन किया है। ये फसल और ये फल वातावरण को बड़ा ही रंगीन बना देते हैं। ऐसा लगता है कि गांव की सुंदरता जो है
वह अद्वितीय हो जाती है, मन उससे हटता नहीं है। तो पंत जी ने इस कविता में वसंतकालीन गांव के सौंदर्य का वर्णन किया है, जो अत्यंत निराला है, मनमोहक है और मन को आनंद पहुंचाने वाला है। आशा है आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।